मेरे क्लास के बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप ना लिरिक्स को तोड़ मरोड़ के जो गाने गाते हो ना, बड़ा मजा आता है कॉन्सेप्ट समझने में। तो अगली बार जब आप यूट्यूब में कोई आरटीपी एमटीपी बनाओगे ना, तो गाने वाने के साथ ही बनाना। मैंने बोला चलो ठीक है भैया। तो इस आरटीपी के लिए एक संगीत लेके आते हैं, गाना तुम भी मेरे साथ जरा। इरशाद। सर शायरी नहीं, गाना बोल रहा हूं, है ना। तो भैया देखो, ये जो आरटीपी है ना, वो थोड़ा एमटीपी जैसा होगा, थोड़ा पिछला आरटीपी होगा, थोड़ा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होगा, और ये सितंबर 26 का आरटीपी वही घिसा पिटा सा होगा। क्या बात है सर, क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी, अमेजिंग चल रही होगी। वेलकम टू दिस वीडियो, जहां हम सितंबर 26 की आरटीपी को डिस्कस करने वाले हैं, जो एकदम ही मतलब ना यार, इस आरटीपी के लिए ना मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग चाहते थे कि सर आरटीपी का वीडियो दे दो, कुछ नया है क्या बता दो। तो एक बार आप लोगों का आपका वीडियो ना समरी टाइप होता है, जो हमारे सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस है, उनको देखने की जरूरत नहीं, नया आप बता दोगे। तो भैया मैंने बोला चलो इस बार भी बच्चों ने मांगा है तो दे देते हैं। ये आरटीपी का वीडियो बिल्कुल 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 नया नहीं होने वाला है, क्योंकि नया सवाल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूं, क्या आप समझोगे? बिल्कुल समझेंगे सर। देखो, जो मई 26 का आरटीपी था ना, उसमें ना लगभग 23 क्वेश्चंस थे। 23 में से 9 या 10 सवाल एक्चुअली ऐसे थे जो आपको देखने की जरूरत थी। मतलब मई 26 के आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने नया किया था, नए सवाल मिले थे, कुछ एग्जिस्टिंग सवाल में कुछ बदलाव मिला था, और मल्टीपल प्रोविजन वाले भी सवाल तुमको मई 26 के आरटीपी में मिलेगा। बट ये सितंबर 26 का आरटीपी, इसमें 0% इफेक्टिवनेस है, बिल्कुल एकदम 1% भी मेहनत नहीं किया यार आईसीआई ने। मुझे ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चंस वही है जो ऑलरेडी आप लोगों ने कवर अप कर दिया है। मैं क्या आप लोग को नया सिखाऊं, क्या आप लोग को बताऊं? वही वही घिसे पिटाने क्वेश्चन को कितनी बार समझोगे यार, है ना। प्रॉब्लम यही है इंस्टीट्यूट के साथ ना, प्रॉब्लम यही है कि एग्जाम में दिखाता है कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए देता है कुछ। बोलेंगे एक्स लेकिन लिखेंगे वाई। यही प्रॉब्लम है आईसीआई की भैया। आईसीएआई से जो है ना, वो पेपर एग्जाम में देगा, मल्टीपल क्वेश्चन के पेपर देंगे, बट रिवीजन करते वक्त कुछ नए सवाल तो दो। ये क्या आरटीपी है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने अगर मुझसे पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक रिवाइजर में ऑलरेडी मैंने तुमको क्लास में करवाया है। इसमें क्या नया बताऊं मैं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। मतलब सर आप ये समझाना चाहते हो कि आरटीपी में कुछ भी नया नहीं है, 0% नया इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, सब वही घिसे पिटा पुराने क्वेश्चंस, वही थ्योरी, वही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, और हमने ऑलरेडी ये चीजें करी होनी चाहिए। अगर आज मैं जो आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आपने पहले नहीं किया है, मतलब आपने पढ़ाई सही से नहीं की है, मतलब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। इधर वो बैच में आपके नहीं करवाया गया, आपने खुद सेल्फ स्टडी नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, व्हाटएवर मे बी, बट ये सारे क्वेश्चंस आपके देखे हुए होने चाहिए। सर एक बार दिखाओ ना आरटीपी का क्या मामला है, कैसा क्या क्या सवाल आया है। आगे बढ़ने से पहले छोटी मोटी चीजें बस मैं बता दूं आपके एग्जाम्स को ना। मैंने आरटीपी का वीडियो तो दे दिया है, एमटीपी 1 एमटीपी 2 का भी मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा। एमटीपी 2 के बाद मैं मुद्दे की बात करूंगा, नया क्या आया है, सीखने वाला क्या पॉइंट है, नया क्या सीखना है, इंस्टीट्यूट का नजरिया क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है सर, डन है सर। अच्छा, एमटीपी 1 और 2 का एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा। लेट्स राइट की सीरीज हमारी आ रही है 2.2। मई 26 में भी हमने किया था, 7 दिन बैठते थे, रोज रात को 11 बजे, सातों चैप्टर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप करते थे। ये 2.0 रहेगा, ये चालू हो रहा है 3 तारीख से, 3 अगस्त से 9 अगस्त, रोज मैं आपके साथ कंसिस्टेंटली बैठूंगा 11 बजे। आप अपना रिमाइंडर लगा लेना, 3 तारीख से मुझे टाइम देना है, मैं आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। राइट, टॉप 75 क्वेश्चन जो है वो 11 तारीख के आसपास आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन होगा, बढ़िया शानदार तरीके से लेंगे। और इस बार आप लोगों के लिए कुछ नया प्लान किया है। नया यह है कि पिछले बार भी आपने मांगा था, पिछले बार भी मांगा तो था, बट दे इस बार रहा हूं। क्या है सर, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको एक वन शॉट दे देंगे, जो लाइव होगा, मेरे साथ होगा, रूबरू होगा, जबरदस्त तरीके से होगा, मजा आ जाएगा ना। सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो दो, आ जाएगा भाई आ जाएगा। पहले 100% सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी दे देना। अगले महीने जो है फर्स्ट वीक में आ जाएगा, डेट मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा। राइट सर, तो भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आने वाला है, टॉप 75 भी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी है, एमटीपी भी है, आरटीपी भी है, लगा तो लॉ का मिनी डोज भी ला देंगे, और कुछ मांगोगे वो भी ला देंगे। चाणक्य 4.0 से कुछ चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो भी आएंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, सितंबर 26 पूरा पैकम पैक है।
राइट सर। चलो अभी मैं तुमको लेके चल रहा हूं हमारे जो है ना आरटीपी की तरफ में। इस आरटीपी में क्या है, इस आरटीपी में आपको सीखने वाली बात यह है कि स्मॉल कंपनी का जो है ना डेफिनेशन वो बदल दिया गया है। अब आपको पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ लिखना है, 4 करोड़ नहीं लिखना है जो पहले था। अगर किसी को नहीं पता था तो ये ध्यान रखना, स्मॉल कंपनी में पहले 4 करोड़ और 40 करोड़ हुआ करता था, अब वो चीज 10 करोड़ और 100 करोड़ हो चुकी है। आपको ये बात पता होगी। सर एक बार समराइज कर दोगे क्या? अरे पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना अब डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज या सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। 10 यहां पे 100 और 100 हो चुका है, ये बदलाव आ चुका है, आप ध्यान रखना। इसके पहले 4 से पहले 2 था, 2 से पहले 50 था। इनसे जो हमारे जो सरकार है वो भैया 2 को 4 करती है, 4 को सीधा 10 कर दिया उसने। सही है, सॉर्टेड है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नया नया बदलाव है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, पहला बात। दूसरा सर एक बार ना मुझे समरी दे दो कि क्या चेंज है सितंबर 26 के लिए, क्या चेंजेस ध्यान में रखना है। तो ये आपको 2 बदलाव ध्यान में रखना है। स्मॉल कंपनी में 10 करोड़ और 100 करोड़ हो चुका है। आईपीसी सीआरपीसी को आप नाम नहीं बदलोगे, सितंबर 26 में आप यही नाम रखोगे, लेकिन जो नया नाम आया है उसको आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे कि इंडियन पीनल कोड लिखा तो आपने ब्रैकेट में लिखा भारतीय न्याय संहिता। अच्छा, सीआरपीसी लिखा तो आपने ब्रैकेट में लिखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आपको ये नाम, नया नाम मेंशन करना पड़ेगा और वहां लिखना पड़ेगा रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, रिप्लेस्ड बाय फलाना। डन है। इसमें नाम आपको सितंबर 26 में नहीं बदलना है, जैन 27 का मैं आप लोगों को बता दूंगा। राइट सर। चलो भैया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सितंबर 26 के आरटीपी की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसमें क्या दिया गया, कुछ भी नया नहीं है। आ जाओ फटाफट से, मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं बस और आगे बढ़ेंगे। मैं बस डिस्कशन करूंगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारे सवाल ऑलरेडी आप लोगों ने किया होगा। टॉप 75 में भी करवाया है, राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज में भी करवाया है। बहुत सारे सवाल नहीं सर, सारे ही सवाल देखे हुए हैं। फटाफट देख लो क्या बोल रहा है। लॉ क्या होता है उसका प्रोसीजर बताओ। थ्योरी क्वेश्चन आपको पता है, बिल पास करो, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, फिर ये देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। ये सीधे बोलता है, ये नोट्स आप लोगों को मैं दे दूंगा, इसमें सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है कि ये सवाल पहले कहां आपको देखने को मिला था, ये सवाल पहले आपको देखने को कहां मिला था, क्या ये एग्जाम में आया है, वो सारी चीजें आपको ना राइट साइड में देखने को मिल जाएगी कहां पे आया है। और हमारा जो है मतलब राइट साइड, सॉरी, ये लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मॉड्यूल का है, एग्जाम का है, आरटीपी का है, कहां का है, वो मॉड्यूल में मतलब वो लेफ्ट साइड पे मिलेगा। और राइट साइड में आपको मिलेगा कौन से यूनिट का है, कौन सा सेक्शन का है, कौन से टॉपिक का है, वो राइट साइड आपको मिल जाएगा। राइट सर। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मैं दे दूंगा, पीडब्ल्यू के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डन है सर, एब्सोल्युटली डन है। अच्छा, फिर देखते हैं सर लॉ क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है, जहां बोला जा रहा है कि भैया हम दुकान विजिट करते हैं और हमने साफ साफ बोला कि हमको एक वॉशिंग मशीन चाहिए, और वॉशिंग मशीन कैसा चाहिए, हमको कॉपर फिल्टर वाला वॉशिंग मशीन चाहिए। तो ठीक है, सामने वाले ने बोला ओके कॉपर फिल्टर वाला वॉशिंग मशीन दे देते हैं। अच्छा, लेकिन बाद में क्या हुआ, 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे बात हमारी तय हुई थी कि 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे जो है ना हम आपको वॉशिंग मशीन बेचेंगे। गारंटी का क्वेश्चन है, याद आया क्या? सवाल देख के याद आया क्या? सर एक बार याद दिलाओ ना। अरे मैं वॉशिंग मशीन लेने जाता हूं, मैं क्रेडिट में खरीद रहा हूं, उधारी में खरीद रहा हूं, 9 इंस्टॉलमेंट देना था तो मैंने 4 इंस्टॉलमेंट दिया, बाकी बचा क्या मेरा दोस्त देगा मेरे डिफॉल्ट पे, यानी कि मेरा गारंटर देगा? हाँ बिल्कुल देगा। अच्छा, फिर जो बेचने वाला है अगर उसने गलती की, अगर उसने कॉपर फिल्टर बोल के मुझे नॉर्मल एल्यूमिनियम का दे दिया या उसने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो क्या मुझे बचे हुए इंस्टॉलमेंट्स को देने की जरूरत है? क्या मेरा गारंटर क्या मेरे डिफॉल्ट पे पैसा देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भैया मिस रिप्रेजेंटेशन से गारंटी आया था, याद है। 126 से डेफिनेशन बताओ, 128 में बताओ कि को एक्सटेंसिव होती है श्योरिटी और हमारा जो है प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी। 142 143 आपको बताएगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि भैया अगर गारंटी ऑब्टेन की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन से तो वहां पे अब हमको आगे का भैया पैसा वैसा देने की कोई जरूरत नहीं होती है। राइट सर। अगला सवाल आ जाओ भैया सीधे। यहां पे क्या हो रहा है देखो, ये बोला गया, राहुल ने बोला था कि लैपटॉप बेचना, एजेंसी का सवाल है, यूनिट नंबर 9 का। इस सवाल में क्या हुआ था, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं, मैं नया नहीं करा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं नया सवाल नहीं करवा रहा हूं, ये सवाल आपने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूं कि ये सवाल क्या था।
समझ रहे हो क्या मेरी बात को? डन है ना? तो भैया मेरे वीडियो पे आते हो तो आपको जो है ना इफेक्टिवनेस, नया सवाल मिलेगा, पूरा डिटेल में समझेंगे क्या है नया, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो पिंडी पिंडी वही पुराने घिसे पिटे सवाल, ये देखो जून 2024 के एग्जाम में आया था, जनवरी 2025 के आरटीपी में आया था, ये सवाल 7 नंबर का जून 2024 का एग्जाम का सवाल है। आरटीपी जनवरी 25 में भी यही सवाल आया था। तो बस आपको यहां रेफरेंस दिया गया, ये सब सवाल आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आप लोगों को बस मैं रिवाइज करा रहा हूं वो सवाल। रिवीजन टेस्ट पेपर पुराना उठा के फेंको और उसको रिवाइज करो, ये है इंस्टीट्यूट का नया आरटीपी। अच्छा तो देखो क्या हो रहा है यहां पे कि भैया प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था तू लैपटॉप बेच, और तू जो लैपटॉप बेचेगा उस पर मैं तेरे को 11% का कमीशन दूंगा। अच्छा फिर उसका मन आया कि यार लैपटॉप के प्राइस बढ़ रहे हैं, मैं उसकी अथॉरिटी रिवोक कर लेता हूं, मतलब उसके पावर को रिवोक करना है, लेकिन पावर का रिवोकेशन नोटिस भेजने से पहले उसने लैपटॉप बेच दिया। एजेंट ने लैपटॉप रिवोकेशन का नोटिस आने से पहले ही भेज दिया, तो क्या यहां पे उसको कमीशन मिलेगा? बिल्कुल कमीशन मिलेगा सर। सेक्शन नंबर 208 लगाओगे, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट की अथॉरिटी कब इफेक्टिव होती है आप बताओगे? थर्ड पार्टी के लिए जब उसको पता होगा, एजेंट के लिए जब एजेंट को पता होगा। एब्सोल्युटली राइट सर। फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ जो बोलता है कि बताओ कि भैया माइनर है, ये देखो 6 नंबर का जून 2022 का सवाल है, यहां पे 3 सवाल पूछे जा रहे हैं कि माइनर है, प्रीति एक माइनर है, वो जाती है लैपटॉप खरीदती है और लैपटॉप खरीदने के बाद बोलती है मैं पैसा दे दूंगी ब्याज वगैरह के साथ, इंटरेस्ट वगैरह के साथ। 1 साल हो गया पैसा दे नहीं रही है, क्या प्रीति जो है वो लाइबल होगी? पहला पॉइंट, नहीं सर वो लाइबल नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा, बिल्कुल भी यहां पे सेक्शन नंबर 11 आप लगा दोगे। अच्छा इसके बाद आप लोगों को दूसरा सवाल पूछता है कि प्रीति कहती है, माइनर कहता है कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाई तो मेरे पापा देंगे पैसा। क्या माइनर के पापा से पैसा ले सकते हो? नहीं सर, जब तक बच्चा जो है वो एजेंट की तरह काम ना करे प्रिंसिपल से, मतलब पेरेंट ने उनको अलाउ किया है, इवन नेसेसरीज के लिए भी माइनर अपने मां बाप को लाइबल नहीं बना सकता। याद आया? हाँ सर। और तीसरा पॉइंट कि जब वो माइनर है, अब अगर वो मेजर बन गई, छोटी से बड़ी हो गई, छोटी से बड़ी हो गई, मेजर बन गई, तो क्या ये जो माइनॉरिटी में इन्हें एग्रीमेंट किया था क्या ये रेटिफाई हो सकता है? नहीं सर, वो भी रेटिफाई नहीं हो सकता। तीनों सवाल यहां पे याद हो गए होंगे आपको कि देखो क्या यहां पे जो है आफ्टर शी अटेन्स मेजोरिटी, पैसा जो है क्या वो उसके मेजर बनने के बाद रिकवर किया जा सकता है? नहीं। जो चीज माइनॉरिटी में ही गलत थी वो मेजर बनने के बाद सही कैसे हो सकती है? याद आया क्या? हाँ सर। अच्छा इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे बोला गया था कि यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये बात करता है कि भैया एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने बोला था कि देखो यार आप जमीन, मेरा घर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं भरूंगा। ठीक है भैया, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को घर तो दे दिया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना भूल गया, रह गया, नहीं भर पाया। अब टेनेंट जो भाड़े पे रहने आया है उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, तो क्या वो लैंडलॉर्ड के रेंट में से माइनस कर सकता है? एब्सोल्युटली यस सर। यूनिट नंबर 6 का सेक्शन नंबर 69 बात करता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कि अगर कोई पैसा देना है जो सामने वाला लाइबल है बट मैंने वो पैसा चुकाया है, तो क्या बोला जाएगा? तो ये बोला जाएगा कि मैं भैया यहां पे ना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का वहां पे ये पॉइंट आ रहा है कि आप पेमेंट में इंटरेस्टेड थे क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा, बिजली तो आपकी कट रही है ना घर की, तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपने पैसा दिया, आप रेंट से बिल्कुल रिकवर कर सकते हो। याद आया ये वाला पॉइंट? हाँ सर। अच्छा इसके बाद आता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है सर? अगला सवाल है हम लोगों का ये वाला, देखो ये वाला सवाल क्या है भाई, इधर आजा, इधर आजा, ये पॉइंट, अच्छा 5 का ये 1 था, 5 का 1 था, 6 नंबर का सितंबर 2024 में 3 सवाल आए थे 2-2 नंबर के। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा यहां पे बोला जा रहा है कि देखो मैं आपको ना ऑफर देता हूं कि 15 तारीख तक मैं आपको चेयर बेचूंगा, 15 तारीख तक आपके लिए ओपन ऑफर है, ओपन ऑफर मतलब जाओ भैया 15 तारीख के अंदर हां बोल देना। अगर आपने बोला कि 15 तारीख के अंदर सर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूं तो सारे चेयर मैं आपको बेच दूंगा, बट आपके लिए 15 तारीख तक ऑफर ओपन था और मैंने क्या किया भैया 13 तारीख को ही अपने ये चेयर जो है ना किसी और को बेच दिया बिना आपको बताए, तो क्या यहां पे मैं ऑफर जो आपका जो है ना वो कैंसिल हो गया? मानेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑफर देना जो है ना वो यहां पे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तेरे लिए ऑफर भले खुला था लेकिन तेरे एक्सेप्टेंस से पहले तो मैंने किसी और को बेच दिया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बना ही नहीं। याद आया क्या ये वाला पॉइंट? हाँ सर। यूनिट नंबर 1 का सवाल था 2 नंबर का। इसके बाद अगला पॉइंट बोलता है कि भैया यहां पे मैं एक ऑर्फनेज रन कर रहा था, एक व्यक्ति आता है बोलता है मैं 2 लाख रुपए दान करूंगा,
उसके कहने पे हमने इमरजेंसी में एक बच्चे के ऊपर खर्चा कर दिया 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी में। क्या ये 1.5 लाख रुपए जिसने वादा किया था उससे रिकवर किया जा सकता है? एब्सोल्युटली यस। सेक्शन नंबर 25 नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा। यूनिट नंबर 2 का सवाल था, क्या तुम्हें सब याद आ रहा है क्या कि भैया तुमने यहां पे वादा किया, वादा करके पैसा नहीं दिया, तो यहां पे क्या होगा, पैसा ना देने के कारण आप जो है ना नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि आपने बोला था हम डोनेशन देंगे और यहां पे 1.5 लाख रुपए का सामने वाले ने खर्चा उठा दिया। क्या ये 1.5 लाख वसूल किया जा सकता है? बिल्कुल वसूल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आरटीपी जनवरी 2025 का सवाल है, जहां पे बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। एप्रोप्रिएशन का पेमेंट का आपको सवाल याद है क्या? यहां देखो 3 पॉइंट्स पूछा है और तीनों पॉइंट यहां पे दिए गए हैं। सेक्शन 59 का ये सवाल है कि डेटर ने बताया था, देखो भैया मैं आपको बता दे रहा हूं, हाँ है ना, पैसा देना था, 80,000 रुपए लोन लिया सामने वाले इंसान ने, बाद में 1.5 लाख रुपए का और लोन लिया। अब जो वापस किया पैसा वो पार्ट पेमेंट किया। अब जब डेटर क्रेडिटर को पैसा वापस कर रहा है तो यहां पे साफ साफ बोला गया है कि सोहन ने इंसिस्ट किया था लेंडर को कि ये पैसा 50,000 रुपए आप एडजस्ट करोगे किसके सामने, मेरे 3 तारीख के लोन के सामने, और बचा हुआ जो पैसा है वो मेरे 26 तारीख के पैसे के सामने एडजस्ट करोगे। तो सेक्शन नंबर 59 याद करो, डेटर ने इंटीमेट किया है तो भैया वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, या सर्कमस्टेंसेस दिखा रहे हैं तो वही आपको फॉलो करना पड़ता है। पहला पॉइंट डन है। दूसरा पॉइंट कि भैया सोहन ने मना कर दिया, सोहन ने मना कर दिया मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो पहला पॉइंट तो सोहन मना नहीं कर सकता, डेटर जैसा बोलेगा क्रेडिटर वैसा ही करेगा। दूसरा आपका आंसर क्या रहेगा, अगर बोरोवर ने इंसिस्ट नहीं किया ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब डेटर बता नहीं रहा है कैसे पैसा एडजस्ट होगा, तो आपका आंसर रहेगा क्रेडिटर अपनी मर्जी चलाएगा, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम भी लगा सकता है, और भैया टाइम बाद डेट को भी वो क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, डिस्प्यूटेड डेट्स को नहीं कर सकता। याद आया? हाँ सर। और तीसरा पॉइंट बोलता है कि ना डेटर को पता ना क्रेडिटर को पता, इन दैट केस यहां पे बोला जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, इन ऑर्डर ऑफ टाइम करोगे, लॉ बोलता है ऑर्डर ऑफ टाइम में टाइम बाद डेट भी एडजस्ट हो जाता है। याद आया? तीनों पॉइंट डन है सर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिसंबर 2020 का सवाल है, जो बोलता है कि भैया यहां पे देखो क्या कहते हैं, मिस्टर एस और मिस्टर आर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तू माल डिलीवर करेगा और साथ ही साथ पैसा रिसीव करेगा। एस ने अग्री किया कि मैं माल डिलीवर करूंगा और आर ने बोला कि मैं पैसा दे दूंगा। तो भैया यहां पे अब जो है ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के डेट पे मिस्टर आर ने पैसा नहीं दिया, भैया मिस्टर आर को जो है ना पैसा देना था, अब मिस्टर आर ने पैसा नहीं दिया, तो डिसाइड करो क्या मिस्टर एस बाउंड है अपना वादा पूरा करने के लिए, क्योंकि एस ने बोला था मैं माल डिलीवर करूंगा। अरे एक हाथ ले एक हाथ दे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं होती जहां अदर पार्टी जो है वो अपना वादा नहीं निभाता। तूने पैसा नहीं दिया ना, मुझे माल देने की कोई जरूरत नहीं है। 2 नंबर का छोटा सा सिंपल सा यूनिट नंबर 4 का सवाल है। अगला सवाल सिंपल है, जो बात करता है कि भैया क्या टाइम बाद डेट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है। मिस्टर वाई ने लोन दिया था मिस्टर जी को, मिस्टर जी ने डिफॉल्ट कर दिया, टाइम बाद डेट की बात हो रही है। अब डिफॉल्ट करने के बाद वो अग्री कर रहा है कि हाँ मैं आपका ये पैसा दे दूंगा, तो अगर वो प्रॉमिस कर रहा है, राइटिंग में कर रहा है, तो क्या यहां पे टाइम बाद डेट एनफोर्सिएबल होगा? बिल्कुल यहां पे एनफोर्सिएबल वो हो सकता है। फिर आता है देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ कंसीडरेशंस अनलॉफुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? NA6 आपको बताना है। प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट भी यहीं पे आएगा। इंजरी टू थर्ड पार्टी वाला पॉइंट, तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम इमोरलिटी कर रहे हो। याद आया क्या वो पॉइंट्स? सर यूनिट नंबर 3 का यहाँ पे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिया गया था, वो हमारा जो है क्या कहते हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के भी। देखो ये वाला सवाल ना इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एग्जाम में भी दिया था, 6 मार्क्स का 6 पॉइंट आपको पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन जो है वो अनलॉफुल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टैग के सारे सवाल कंप्लीट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट टैग को अगर तुम देखो ध्यान से तो इंस्टीट्यूट ने ना देखो ये यूनिट नंबर 3 का सवाल है, ये यूनिट नंबर 2 का है, 2 4 3 हमारा यूनिट नंबर जो है 6, मतलब सर यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 1 ये सबसे यूनिट नंबर 6 यूनिट नंबर 3 और हो गया हमारा, देखो आप देखो वेटेज देखो यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर ये हो जाएगा 7। यानी कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो आरटीपी में ना ही यूनिट नंबर 5 का कोई सवाल दिख रहा है, ना ही यूनिट नंबर 8 का कोई सवाल दिख रहा है, ना 5 का है ना 8 का है। और मैंने क्या सिखाया है कि इंस्टीट्यूट जो दिखाता है एग्जाम में वो नहीं देता है। मतलब सर इस बार चांसेस हैं क्या यूनिट नंबर 5 और 8 में से एग्जाम में सवाल देखने को मिले? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। इस बार यूनिट नंबर 5 और 8 में से सवाल दिख सकते हैं, क्योंकि आरटीपी में सवाल नहीं दिया है। तुम ये पढ़ के जाओगे, इंस्टीट्यूट देगा वो।
ऐसे ही तो पेपर टफ होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब आएगा तब समझा दूंगा क्या किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, किस सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। डन। अच्छा, फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सोगा का क्वेश्चन आता है, इंप्लाइड कंडीशन बताओ सेल बाय सैंपल, और वो इंप्लाइड वारंटीज बताओ कौन कौन सी इंप्लाइड वारंटीज है। अरे वो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, डेंजरियस गुड्स का नेचर बताओ। वो 4 पॉइंट्स हो गए। सेल बाय सैंपल हमारा आपको पता है यूनिट नंबर 2 में आप लोगों ने देखा है, बल्क कॉरस्पॉन्ड करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, सॉरी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सैंपल को बल्क के साथ मैच कर ले, सॉरी बल्क को सैंपल के साथ मैच कर ले। और एक और पॉइंट था हमारा, फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट होना चाहिए। याद आया क्या? हाँ सर। फिर आया डिलीवरी एसेंशियल है, बहुत सारे काइंड्स ऑफ डिलीवरी बताओ, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। ये सवाल इंस्टीट्यूट एग्जाम में नहीं देगा, 4 मार्क्स का जून 2018 का एग्जाम का सवाल है। जून 2018 के बाद इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली डिलीवरी पे कोई सवाल नहीं पूछा है। ये लप्पो क्वेश्चन कि डिलीवरी क्या होता है और उसके काइंड्स बताओ। तुमको लगता है इंस्टीट्यूट ये सवाल एग्जाम में देगा? ये सवाल आरटीपी में देके तुम्हारा ना बस कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट। वाह, डिलीवरी का सवाल, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, वाह मजा आ गया, सारा सवाल बन गया। एग्जाम में जाओ, एआई बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा, हालत खराब। ऐसा सवाल अगर आईसीआई एग्जाम में दे दे, तुम जो बोलो मेरे को लगेगा कि यार मजा आ गया, इंस्टीट्यूट तो फोकट के नंबर बांटने बैठा है, ऐसा लगेगा। इतना प्यारा इंस्टीट्यूट हमारा है नहीं, है ना। तो तुम यहां पे बस ये मान लो कि ये तुम्हारा बस कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस, ये फेक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ना बस एक साधन है, माध्यम है कि डिलीवरी क्या होता है उसके काइंड्स बताओ। ऐसा सवाल रिवीजन में ही ठीक है, आपके एग्जाम के लायक वैसे भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट आपको याद होगा, सेल और रिटर्न बेसिस का सवाल था। 100 बैग आप लेके जाते हो, सेल और रिटर्न बेसिस पे आपने 5 बैग किसी और को उठा के बेच दिया, राइट। अच्छा, अब जिसको आपने उठा के बेचा वो 1 हफ्ते बाद वापस आता है, बोलता है यार तू तेरा जो ये माल है ना पसंद नहीं आया, ये 4 बैग वापस ले ले, 1 बैग तो मैं फाड़ चुका हूं। तो बताओ कि आपको अब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज लग रही है। आपने 100 बैग लिया था सेल या रिटर्न बेसिस पे, आप 100 के 100 बैग वापस करना चाहते हो। क्या आप 100 बैग वापस कर सकते हो? नहीं सर। कितने कर सकते हैं? 95 बैग हम वापस कर सकते हैं। वो जो 5 बैग आपने बेचा था वो क्या माना जाएगा? वो आपका, आपने ऐसा कुछ किया गुड्स के साथ कि वो सिग्निफाई करता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। याद है ये वाला पॉइंट? 3 पॉइंट थे सेल और रिटर्न बेसिस पे। टाइम प्रेस्क्राइब है, उस टाइम लाइन के अंदर माल आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो रीजनेबल टाइम आपने गुड्स के साथ कुछ किया। तो बस यहां पे वही पॉइंट है कि भैया आपने यहां पे सेल कर दिया ना, ये एक इंप्लाइड है कि आपने यहां पे माल को एक्सेप्ट कर लिया। डन है सर। फिर आता है यूनिट नंबर 4 का स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सिंपल सा सवाल जो बोलता है कि भैया 500 बैग मैंने बेचा था, 450 बैग रस्ते में था, रोड ट्रांसपोर्ट में था, 50 बैग सामने ही वाले को ऑलरेडी डिलीवर हो चुका था। जो 450 बैग रस्ते में था, मुझे पता चला कि अरे सामने वाला बायर बैंकरप्ट हो गया है, तो मैंने उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाया। क्या मैं कर सकता हूं? यस। पार्टेड विद द गुड्स है, हाँ सर। पोजीशन मिला नहीं है, हाँ सर। सामने वाला बायर इंसॉल्वेंट हो गया, हाँ सर। सारे कंडीशंस पूरे हैं तो भैया मैं कैरियर के पास माल है, हाँ सर, मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता हूं, राइट। तो बस यहां पे बताओ कि भैया क्या ऑफिशियल रिसीवर जिसका बैंकरप्ट हुआ है हमारा बायर, उसका ऑफिशियल रिसीवर वो 450 किलो माल क्या कहते हैं मुझसे क्लेम कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता, राइट। अच्छा, मुकेश जो है ना वो जाता है वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, साफ साफ बताता है कि मेरे को एक वॉशिंग मशीन चाहिए जो भैया मेरे काम के लिए है, पर्टिकुलर मेरे जो है ना वुलन क्लोथेस को धोने के लिए है। अच्छा, साथ ही मैंने अपना पर्पस बताया, उसको बताया कि देख भाई मैं वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूं, मेरे को ऐसा वॉशिंग मशीन दिखाओ जो गर्म कपड़े को धोने के काम आए, जो मेरे फैमिली में फिट बैठे, सब मैंने बताया। सेलर ने एक वॉशिंग मशीन सजेस्ट किया, आप ये वाला वॉशिंग मशीन ले लो, तो उसने बोला ठीक है मैं ले लेता हूं। अब वॉशिंग मशीन लेके घर आने के बाद पता चला ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा है, ये तो गलत माल आ गया है। तो यहां पे क्या लगेगा सर? यहां पे लगेगा सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन जो दिखाया था, है ना, देखो यहां पे आस्क्ड फॉर वॉशिंग मशीन जो सूटेबल है, मिस्टर मुकेश ने शो किया, शोड हिम अ पर्टिकुलर मशीन, मतलब तूने जो दिखाया घर में तो वो आया ही नहीं, इसलिए सैंपल भी लगेगा। और डिस्क्रिप्शन की साफ बात हुई थी, मेरे को एक ऐसा वॉशिंग मशीन चाहिए जो भैया मेरे को गर्म कपड़े धोने के काम आए, तो यहां पे सैंपल भी लगेगा और डिस्क्रिप्शन भी लगेगा और साथ ही पर्पस वाला पॉइंट भी लगेगा कि वैसे तो जनरल रूल ये है कि किसी जो है ना वॉशिंग मशीन, आप कोई सामान खरीद रहे हो वो आपके पर्पस के लिए बिल्कुल फिट बैठे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जनरल रूल है। तो सर हमारा जो है रीजनेबल फिटनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं
सकते हैं। कब रीजनेबल फिटनेस हम एक्सपेक्ट करेंगे? तब अगर मैंने पर्टिकुलर पर्पस बताया है, सेलर के जजमेंट और स्किल पे रिलाई किया है, सेलर आमतौर पे उस पर डील करता है वेदर भले वो मैन्युफैक्चरर हो या ना हो, ये कंडीशंस अगर पूरे होंगे तो रीजनेबल फिटनेस आना चाहिए। तो सैंपल भी लगेगा, डिस्क्रिप्शन भी लगेगा, फिटनेस भी लगेगा, राइट? ये सवाल भी हमने किया था। अच्छा, फिर आता है कि नीरज ने कॉन्ट्रैक्ट किया राहुल के साथ कि 100,000 लीटर मस्टर्ड ऑयल चाहिए। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? आकाश प्राइस डिसाइड करेगा। प्राइस देखते ही तुम्हारे जो है ना तुमको मजा आ गया, सर ये तो यूनिट 1 का छोटा सा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 9 और 10 का सवाल है। 9 में हमको प्राइस कैसे निकलता है ये पता चलता है, 10 में पता चलता है कि सर थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करेगा और क्या होगा, हमने प्रिवेंट किया हम लाइबल रहेंगे, हमने प्रिवेंट नहीं किया और थर्ड पार्टी खुद ही प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है। तो बस यहां पे अब देखो 1000 लीटर बेचना था तो ऑलरेडी मैंने 600 लीटर उसको दे दिया था, 400 लीटर अभी देना बाकी था और प्राइस जो डिसाइड किया जाना था आकाश के द्वारा, आकाश ने प्राइस डिसाइड करने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि मैं प्राइस डिसाइड नहीं करूंगा। तो बताओ जो 600 किलो माल जा चुका है क्या वो वापस आएगा? नहीं सर, उसका रीजनेबल प्राइस हमको मिल जाएगा। और 400 किलो जो अभी जाना बाकी था, डिलीवर होना बाकी था, क्या ये डिलीवर करना जरूरी है? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट यहां पे खत्म हो जाएगा। 600 किलो के लिए हमको रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा, 400 किलो माल फर्दर डिलीवर करने की कोई जरूरत नहीं है। याद आया? हाँ सर। फिर आता है पार्टनरशिप एक्ट का सवाल, जहां पे बोला गया इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बताओ। बहुत ही इजी सवाल कि भैया उसने जो किया हम लाइबल नहीं, हमने जो किया वो लाइबल नहीं। आमतौर पे वैसे तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, बट हमारा अपना कॉन्ट्रैक्ट करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 एकदम आसान, पिछले बार लेट्स राइट की सीरीज में भी हमने ये सवाल लिखा था। राम और सार्थक पार्टनर है, गोपाल उनका एक दोस्त है, उन्होंने गोपाल को अपना पार्टनर दिखाया किसी और के सामने, तो भैया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन नंबर 28। बस सिंपल सा सवाल है कि गोपाल एक बिजनेसमैन है जो उनका कॉमन फ्रेंड है, गोपाल को उन्होंने अपना पार्टनर दिखाया सुंदर के सामने। सुंदर कौन है? सुंदर ओए जो एक सप्लायर है ना। उसने क्या किया कि भैया गोपाल ये बात जानता था कि मैं पार्टनर नहीं हूं, बट फिर भी गोपाल चुप था। तो गोपाल की चुप्पी जो है ना, ये क्या किया गया, इससे सुंदर ने माल दे दिया फर्म को, सुंदर ने पैसा दे दिया, सुंदर ने माल दे दिया, वॉट में भी। क्या गोपाल लाइबल होगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस सर, गोपाल लाइबल होगा, क्योंकि गोपाल को जब पार्टनर दिखाया गया तो गोपाल वहां पे चुप था। अच्छा, गोपाल इनका पार्टनर है, यह बात शेयर की गई माधव के साथ, पार्टनर ने शेयर किया? नहीं, किसी और ने शेयर किया। ये बात जो है ना, ये शेयर्ड बाय सुंदर। सुंदर ने ये बात बताई माधव को कि भाई तेरे को पता है गोपाल इनका पार्टनर है, तो माधव ने भी पैसा दे दिया, माल दे दिया। तो क्या माधव के लिए भी गोपाल लाइबल है? नहीं सर, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जिसको दिया जाता है उसी के लिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर लाइबल होता है। तुमने माधव को बताया, माधव ने किशन को बताया, किशन ने जो है कन्हैया को बताया, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के तहत लाइबिलिटी आता है उसी के सामने जिसने माल सप्लाई किया है और जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। यानी कि हमारा जो गोपाल है, गोपाल सुंदर के लिए तो लाइबल होगा, लेकिन गोपाल जो है माधव के लिए लाइबल नहीं होगा। राइट? एब्सोल्युटली राइट सर। सारी चीजें याद आ रही है क्या? हाँ सर। फिर राम और राकेश दोनों टीचर्स हैं, दोनों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा, फ्लैट को भाड़े पे दिया, भाड़े पे देने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, है ना, बिजली का बिल आया, जो टीनेंट ने दिया 2800 रुपए का बिल दिया। अच्छा, तो अब जो टीनेंट है वो 2800 रुपए क्लेम करना चाहता है। तो बताओ राम, और ये वाला सवाल मुझे पता है तुम लोग को देखते ही याद आ गया होगा, राम और राकेश काम करते थे टीचर्स के तौर पे, और टीचर्स जो है उनका कोई बिजनेस नहीं है। ये सेक्शन 4 के तहत बताओगे। पार्टनरशिप फर्म में भैया पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। यहां पे हम टीचर्स हैं, हम अच्छे दोस्त भी हैं, हमारा ये रोज का काम नहीं है कि हम फ्लैट को भाड़े पे ले और फ्लैट को भाड़े पे चढ़ाएं और रेंट बांटे। हमारा ये बिजनेस नहीं है, हमारा ये ज्वाइंट ओनरशिप है, को ओनरशिप है, हम बिजनेसमैन यहां पे नहीं है। तो भैया 2800 रुपए का जो बिल है वो एक पार्टनर लाइबल नहीं है देने के लिए, वो दोनों इक्विवेलेंटली लाइबल है। 1400 रुपए भैया एक पार्टनर देगा और बाकी बचा 1400 दूसरा पार्टनर देगा। याद आया ये वाला सवाल? क्या तुम्हें याद आ रहा है क्या? अगर तुम्हें याद आ रहा है ना ये सारा सवाल जो मैं तुमको बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। तुम ये मान के चलना कि मैं तुमको ओवरव्यू दे रहा हूं पूरे आरटीपी का, कौन कौन सा सवाल आया है, और तुमको ये सवाल याद आ रहा है ना, तुम समझ लेना तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, तुम अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर तुमको सवाल याद नहीं आ रहा है, तुमने ये सवाल आज तक देखा ही नहीं है, तो अब भी समय है, संभल जा।
अब भी समय है भैया, कर ले, जितने आरटीपी एमटीपी लगा सकता है लगा ले। पिछला 5 अटेम्प्ट कभी सफिशिएंट नहीं होता। जून 2018 का क्वेश्चन, जून 2020 का क्वेश्चन एग्जाम में अब आ रहा है। ये डेमो नहीं है, ये दिखा सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं। जून 2020 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन अब इंस्टीट्यूट एग्जाम में थोड़ा मॉडिफाई कर करके पूछ रहा है। तो आप लोगों को अगर ये सवाल देख के कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना, तो भैया आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, ये आप मान लेना और अभी से तैयारी मजबूत कर लेना। भले आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, भले आपकी तैयारी अच्छी ना चल रही हो, आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने पे, अपने लेवल पे एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरा वीडियो सिर्फ आपके लिए गाइडेंस होगा कि क्या अप्रोच रखना है, लेकिन ये वीडियो पे आपको ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके कराए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस को अब आपको रीड करना चाहिए और इनके सजेस्टेड आंसर को रीड करना चाहिए। आप एक बार इसको रीड कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बस रीड करना है, ज्यादा टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं। ये सारे सवाल 0% इफेक्टिव है, मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी इधर का उधर इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है। राइट सर, 2-3 सवाल बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। एक फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, आपको पूछा है कि यहाँ पे एक सूट मेंटेनेबल होगा, अभी एग्जाम में आया था सितंबर 25 में, 7 मार्क्स का सवाल आया था। ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ, जिसने माल चोरी कर लिया है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर पे केस किया, क्या ये मेंटेनेबल है? हाँ। क्यों? सिविल सूट अलाउड नहीं है, क्रिमिनल केस है। माल चुराना क्रिमिनल मैटर है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्रिमिनल मैटर है कि सिविल है? अरे आईआरएफ याद करो ना, आईआरएफ का क्रिमिनल लॉ में जो एग्जांपल दिया गया था, मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, ये सब क्रिमिनल लॉ में आता है। तो क्रिमिनल लॉ का इंस्टीट्यूट ने तुमको एग्जांपल में क्रिमिनल लॉ में दिया है थेफ्ट, और यहां पे थेफ्ट का सवाल पूछ लिया। तो सिविल लॉ अलाउड नहीं है बट क्रिमिनल लॉ अलाउड है। अच्छा, केस कर सकते हो। ए ने फाइल किया सूट फर्म के खिलाफ कि भैया मेरे को शेयर्स क्लेम करना है ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के वक्त पे बिल्कुल पार्टनर फर्म के ऊपर केस कर सकता है। एम ने फाइल किया सूट फर्म के खिलाफ फॉर द रिकवरी ऑफ 10,000 रुपए कि भैया मेरे को थर्ड पार्टी ने फर्म को बोला 10,000 रुपए का क्लेम है, एम को पैसा देना था 4,000 रुपए। क्या फर्म यहां पे सेट ऑफ क्लेम कर सकती है? द आंसर इज नो। जब तक आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। याद आया क्या ये वाला पॉइंट? हाँ सर, हमको ये वाला पॉइंट भी याद आ गया है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कौन वो इंडिविजुअल्स है जो कैपेबल नहीं है एलएलपी में आने के लिए? जो अनसाउंड माइंड का है, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, जिसने एप्लीकेशन लगा दिया है इंसॉल्वेंसी का। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? तुम सू कर सकते हो, तुम सू किए जा सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो। बहुत बच्चा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आता है कंपनीज एक्ट का सवाल। ये सवाल तो देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए, इंडोर मैनेजमेंट का सवाल कि मैं जाता हूं, माल खरीदता हूं उधारी में, अब मैं गया पैसा चुकाने, मुझे वहां पे एम्प्लॉय मिला, एम्प्लॉय ने बोला मैं आज कैशियर हूं, मुझे पैसा दे दो, आपने पैसा दे दिया, बदले में एम्प्लॉय ने आपको रिसिप्ट दिया। क्या अब आप दोबारा पैसा देने के लिए लाइबल हो? कंपनी आपसे मांगे तो? द आंसर इज नो। इंडोर मैनेजमेंट कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम है, कंपनी वाले जाने मेरे पास रिसिप्ट है, मैं पैसा दे सकता था। सवाल बताओ, अगर कंपनी के एम्प्लॉय ने आपको रिसिप्ट नहीं दिया होता तो क्या होगा? तो भैया आप जिम्मेदार हो। एक्सेप्शन, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आपको वहां पे इरेगुलरिटी का कुछ तो गड़बड़ है दया, होना चाहिए था, आपको सस्पिशन नहीं हुआ तो भैया आप लाइबल हो। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। फिर आता है 21 का ए जो बोलता है मिस्टर विजय ने भैया बिजनेस बेचा, है ना, और यहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्टर विजय के पास सारे शेयर्स है किसी कंपनी के एक्सेप्ट 1 शेयर, वो उनकी वाइफ के पास है, वो एक क्रेडिटर भी है कंपनी का। इतना बोलते ही तो तुमको केस लॉ याद आ गया होगा, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सलोमैन वर्सेस सलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड। याद आ गया ना? हाँ सर, सलोमैन वाला केस स्टडी लिख के आप ये बताओगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत कॉर्पोरेट विल में ये बोला जाता है कि कंपनी की लाइबिलिटी के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है, और मैकोरा लिख के आप ये बताओगे कि भैया तेरे पास सारे शेयर्स है एक्सेप्ट 1, तू क्रेडिटर भी है, लेकिन तू कंपनी के कॉटन को अपने नाम पे इंश्योरेंस नहीं ले सकता। अब तू इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने जाएगा, तेरे को क्लेम नहीं मिलेगा। याद आया क्या? डन है सर, कॉन्फिडेंस हाई? हाँ सर, आगे चलते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 21 का 2 बोलता है सिंपल, वही अल्फा स्कूल सेक्शन 8 कंपनी वाला क्वेश्चन। सेक्शन 8 कंपनी में बताया गया था कि भैया तुम्हारा सोल ऑब्जेक्टिव, तुम आए थे ये बोल के, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये था तुम जो है ना गरीब बच्चों को पढ़ाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट में या बहुत कम नॉमिनल प्राइस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुमको लाइसेंस दे दिया, बाद में पता चला तुम अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज को वायलेट कर रहे हो। तो बताओ क्या पावर है जो एक्सरसाइज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा?
पूरा पावर लिखना रहेगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना आपको लाइसेंस देके बैठा है, तो वो आपको क्या बोल सकता है, वाइंडिंग अप में चले जा, अमलगमेट हो जा, आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है आपको भैया, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा कि बोल तेरे साथ ये सलूक क्यों ना किया जाए कि तूने मेरे रिक्वायरमेंट या कंडीशन को कॉन्ट्रावेंशन किया है, तू जिस चीज के लिए आया था, तूने फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी की, वायोलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स किया है, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट किया है, तो तू निकल, तेरा लाइसेंस मैं कैंसिल कर सकता हूं। ये हो गया हमारा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर पूछा जा रहा है कॉमन सील क्या होता है। दुनिया भर का भैया आप कॉमन सील लिख चुके हो, पढ़ चुके हो, याद कर चुके हो, ये मुझे और दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने एंड शब्द को हटाया और यहां पे सेक्शन 9 से हमारा एंड शब्द हटते ही कॉमन सील अब ऑप्शनल हो गया है। 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या फिर 1 डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, अपॉइंटेड वाला कंपनी सेक्रेटरी। हाँ सर। फिर पूछा जा रहा है बताओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी में क्या डिफरेंस है। ऐसे 4 डिफरेंस आपको बताना है। यही सवाल जनवरी 26 में एग्जाम में पूछा गया था। तो आप बताओगे सेक्शन 2 क्लॉज 22 है एक का है सेक्शन 2 क्लॉज 21। फिर आप बताओगे भैया गारंटी कंपनी में इनिशियल वर्किंग फंड्स की जरूरत नहीं है, शेयर वाले में है। हम पैसा अपने मेंबर से मांग सकते हैं लाइफ टाइम में या फिर वाइंडिंग अप के वक्त पे शेयर्स के केस में, लेकिन गारंटी कंपनी के केस में पैसा सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त मांगेंगे। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन शेयर्स के केस में अनपेड अमाउंट तक ही होता है, लेकिन गारंटी कंपनी के केस में जो मैक्सिमम लायबिलिटी उसने बोला है वहां तक होता है। क्या ये पॉइंट्स याद आ रहे हैं जैसा जैसा मैं बता रहा हूं? अगर हां तो तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, अगर ना तो तुम अभी भी अलर्ट हो जाओ, ज्यादा देर नहीं हुई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सवाल आता है कि भैया अद्विक ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट इशू किया जो पेएबल ऑन डिमांड था, जिसका कोई स्पेसिफिक प्लेस अभी डिसाइड नहीं किया गया था, कहां पे उसका पैसा मिलेगा ये पता नहीं था। तो इन दैट केस आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ना इशू किया गया था, आपको देखो पेएबल ऑन डिमांड है, आपको याद होगा प्रेजेंटमेंट का टॉपिक याद है क्या, सेक्शन नंबर 69 का एक्सेप्शन याद है क्या, कि अगर प्रॉमिसरी नोट में वो प्रॉमिसरी नोट पेएबल है डिमांड में और जगह अभी हमको पता नहीं है कि कहां जाके पैसा मांगे, तो आपको प्रेजेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। ये सवाल उसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत सिंपल सवाल है। एक ही सवाल ऐसा क्वेश्चन बैंक में मैंने तुमको करवाया भी है, और अगर ये सवाल तुमको याद नहीं आ रहा है तो प्रेजेंटमेंट का टॉपिक के ऊपर हमने लॉ का मिनी डोज बनाया है, वो देखना। प्रेजेंटमेंट का टॉपिक हो गया जो यूनिट नंबर 1 में तुम्हारा यहां पे तुमको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ, रिवोकेशन कब कम्युनिकेट हुआ, आपको कंफ्यूजन है, आप जाके लॉ का मिनी डोज देखो। मेरी 2 सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। पहला है लॉ की एबीसीडी। लॉ की एबीसीडी में आपको लॉ कैसे याद करना है, कैसे लिखना है भैया, आपको जो है ना क्या कहते हैं 60+ लॉ में कैसे लाना है, ये सारे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है ना वो लॉ की एबीसीडी में आपके कवर अप हो जाएंगे। वो मैंने बहुत डिटेल में बताया, उसको जाके जरूर देखना। और एक और सीरीज है लॉ का मिनी डोज। ये जो सीरीज है इसमें वो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, डेडिकेटेडली उसी के ऊपर बात मैंने किया है। प्रेजेंटमेंट का पूरा वीडियो है 40 मिनट का, जिन बच्चों को प्रेजेंटमेंट में तकलीफ आती है उस वीडियो को जरूर देख लेना। राइट सर। अच्छा, शिवा ने गिफ्ट दिया 21,000 का चेक दिया है ना अपनी बहन को चेक के थ्रू, बस इससे ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। 138 गिफ्ट के केस में नहीं लगता है, याद आया क्या? हाँ सर, 138 का पूरा लॉ लिख देंगे फिर बताएंगे कि 138 गिफ्ट के केस में नहीं लगता है। खत्म, बस। और क्या है, और भी कुछ है क्या? सजेस्टेड आंसर है, बस। डन डना डन डन सर। इसी के साथ जो है आपका सारा का सारा यहाँ पे जो है ना मैंने आप लोगों को आरटीपी कम समय के अंदर रिवाइज करवाने की कोशिश की। ये वीडियो में मेरा मकसद ये था कि आपकी हालत थोड़ी खराब होनी चाहिए। मैं अगर एक एक क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे सॉफ्टली आराम से हौले हौले बिठा के 2-2.5 घंटे में एक एक क्वेश्चन करवाऊं, दैट इज नॉट माई स्टाइल। जो क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी किया होना चाहिए वो तुमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता मतलब तुम्हारा रिवीजन सही नहीं चल रहा है। तुमको वापस से अलर्ट करने के लिए मैं आया हूं कि अगर तुमको ये सवाल याद नहीं आए, देखो आरटीपी में कुछ भी नया नहीं था, एक सिंगल सवाल नया नहीं था, सारा सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में है, आपके रिवाइजर में है।
रिवाइजर हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले बैच में ही रिलीज किया था, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, पीडब्ल्यू स्टोर पे एनीवे अवेलेबल है, आप लोग कभी भी मंगवा सकते हो। लेकिन भैया ये रिवाइजर करके जाना जरूरी है। 400 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं, कभी टॉप 75 में, कभी राइटिंग में, ये सारे सवाल हम डिटेल में समझते हैं। तो यहां पे हम सिर्फ रिवाइज करने आए थे कि ये सवाल में क्या था और क्या लॉ लगेगा। तो बाकी आप जो है अपनी मजबूती बढ़ा लो, अपने एग्जाम्स की मजबूती बढ़ा लो। ज्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। आज कितनी तारीख हो गई? आज सर तारीख हो गई हमारा लगभग कुछ 22 तारीख है ना, और हमारा एग्जाम कब है? हमारा एग्जाम है सर 2 तारीख को। 2 तारीख से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो 1 तारीख का दिन आपके पास वैसे भी नहीं है, 31 तारीख का दिन भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे और 30 तारीख का दिन भी आप अकाउंट्स ही पढ़ोगे। तो आपका आखिरी दिन पढ़ने वाला जो होगा वो होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को आप आखिरी पढ़ाई पढ़ने वाले हो। तो 22 तारीख से 29 अगस्त का हिसाब निकालोगे, लगभग 38-39 दिन के आसपास होगा। और ये बहुत कम पीरियड है। इसमें आपका मल्टीपल रिवीजन आपको करना है, मिनिमम 3 बार रिवीजन करना है। और भैया एक बार फुल सिलेबस टेस्ट आपको जरूर देना है। फुल सिलेबस टेस्ट एक बार जरूर देना है। एमटीपी वगैरह का चिंता मत करो, मैं आऊंगा वीडियो लेके। उसमें अगर आपको लग रहा है कि सर एमटीपी से मेरा फायदा होगा, तो मैं एक बात बता दूं कि आपको ना देखो, एमटीपी एक आता अगर आप देना चाहो दे देना। एमटीपी 1 की जगह 2 अगर दे पाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 में इंस्टीट्यूट वही पुराने पुराने सवाल पूछता है, 2 में कुछ नया मिल जाता है। कई बार 1 में नया मिल जाता है। तो इंस्टीट्यूट वो गेम खेलता रहता है, कभी 1 में ज्यादा अच्छा सवाल मिलेगा, कभी 2 में मिलेगा। दोनों ही केसेस में जो नए सवाल है वो मैं आपके लिए लेके जरूर आऊंगा। पुराने सवाल तुम वही घिसे पीटे को ऑलरेडी कर लोगे। एक बात याद रखना कि आरटीपी में जितने सवाल थे वो सब हमारे पुराने सवाल है, और एग्जाम में हमेशा 126 में से 80 मार्क्स का वही पुराना क्वेश्चन आता है। 80 मार्क्स के पुराने क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपका पुराना क्वेश्चन पे अगर कमांड अच्छा है ना, आपका ग्रिप अच्छा है ना, एग्जाम अच्छा जाएगा। टेंशन की कोई बात है नहीं। इन सवालों को वापस से रिवाइज करो, इन सवालों को खुद से दोबारा पढ़ो, इन्हीं सवालों का सजेस्टेड आंसर एक बार गो थ्रू करो, लाइन बाय लाइन रीड करो, अंडरलाइन करो, क्या याद आया क्या याद नहीं आया एक बार चेक करो। तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब बस रिवीजन करना है। नया नहीं है, रिवीजन करना है। चेक करो कितना याद आ रहा है, कैसा याद आ रहा है। अगर कम याद आ रहा है, सैक्रिफाइसेस बढ़ा दो, पढ़ाई मजबूत कर लो, वरना भैया लटकने में देर नहीं लगेगा। फिर याद रखना, रिजल्ट वही 15-17% के आसपास आएगा। रिग्रेट करने से बेटर है कोशिश कर ले। अच्छी कोशिश करें, थोड़ा कम सोएं, थोड़ा कम खाएं, पेट को थोड़ा लाइट रखें, एनर्जी ज्यादा फील होती है। अच्छी पढ़ाई करें, कम सोएं। समझ आया क्या? डन है क्या? बस इसी के साथ आज की सभा को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी मैं मुलाकात करूंगा आपसे किसी और वीडियो में। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।